अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्वांटम फिजिक्स का जो चैप्टर था हमारा चैप्टर 18 उसके लास्ट टॉपिक पे पहुंचे हैं, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसको हम बोर्ड के टॉपिक के मुताबिक सॉल्व कर रहे हैं। क्लास 12 सेकेंड ईयर के ये टॉपिक्स हैं, तो इसलिए हम इसके अंदर पिछली दफ़ा भी आपसे ये जो है वो गुजारिश की थी कि इसके अंदर हम बहुत ज़्यादा टॉपिक से बाहर नहीं जा सकते। तो कुछ स्टूडेंट्स की इसमें ये डिमांड थी कि क्वांटम फिजिक्स के बारे में कुछ और चीज़ें जो है वो बताई जाए। तो इस लेक्चर के बाद हम एक्सरसाइज जब इसकी सॉल्व कर लेंगे तो इंशाल्लाह एक कंसेप्चुअल लेक्चर इस चैप्टर के मुतालिक जो है वो रिकॉर्ड करेंगे, और इसमें क्वांटम फिजिक्स जो बहुत दिलचस्प मजमून है उसको भी इंशाल्लाह रिकॉर्ड किया जाएगा। तो अब आ जाए टॉपिक की तरफ कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है। स्टेटमेंट लिखी हुई है इसकी, इट इज इम्पॉसिबल टू हैव प्रिसाइजली करेक्ट both position and momentum at the same time of an electron। इसमें इजाफा कर दें और पार्टिकल्स के लिए भी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम इसको इलेक्ट्रॉन तक महदूद रखते हैं। तो इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? इम्पॉसिबल टू हैव प्रिसाइजली करेक्ट बोथ पोजीशन एंड मोमेंटम। एक ही वक्त में दो डिफरेंट पैरामीटर्स इलेक्ट्रॉन के लिए, दो डिफरेंट पैरामीटर्स इलेक्ट्रॉन के लिए मेजर नहीं हो सकते, कैलकुलेट नहीं हो सकते, कौन से पोजीशन और मोमेंटम। इसी तरह एक और अनसर्टेनिटी होती है, और वो क्या होती है? वो एनर्जी और टाइम की होती है इलेक्ट्रॉन के लिए। तो एनर्जी और टाइम को अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो इलेक्ट्रॉन के लिए, मसलन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अपने एक ऑर्बिट में न्यूक्लियस के गिर्द, तो आप कैलकुलेट करना चाहें कि इसकी क्या एनर्जी है और कितने टाइम में ये जंप करता है हायर एनर्जी में और फिर वहां से वापस आता है। तो दोनों में से एक चीज ज्यादा बेहतर कैलकुलेट होगी, टाइम। अगर बेहतर कैलकुलेट हुआ तो एनर्जी की कैलकुलेशन उतनी खराब आएगी। अगर एनर्जी आपने बेहतर कैलकुलेट की तो टाइम की कैलकुलेशन उतनी खराब आएगी। इसी तरह अनसर्टेनिटी मौजूद है इलेक्ट्रॉन के लिए पोजीशन और मोमेंटम में। जितनी बेहतर आप उसकी पोजीशन डिटरमिन कर सकेंगे कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, किस जगह पे है, तो उतना ही गलती ज्यादा हम करेंगे कि उसका मोमेंटम कितना है, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम कितना। फिर आप चाहते हैं कि इसका मोमेंटम ज्यादा बेहतर कैलकुलेट हो जाए, ज्यादा एक्यूरेट कैलकुलेट हो जाए, तो ये कैलकुलेट हो जाएगा एक्यूरेटली मोमेंटम कैलकुलेट, लेकिन जो एक्यूरेसी पोजीशन की है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इसी चीज को हम कहते हैं कि अनसर्टेन है ये इलेक्ट्रॉन के लिए चीजें कैलकुलेट करना, पैरामीटर्स एक ही वक्त में करेक्ट पैरामीटर्स कैलकुलेट करना। एक पैरामीटर ठीक कैलकुलेट होगा तो दूसरा खराब हो जाएगा, दूसरा ठीक कैलकुलेट करेंगे तो पहला खराब हो जाएगा। अब इस चीज को हाइजेनबर्ग ने एक इक्वेशन के जरिए लिख के दिया कि ये इक्वेशन हमें ये बताती है कि अगर डेल्टा एक्स पोजीशन में डिस्टरबेंस है और डेल्टा पी मोमेंटम में चेंज है या डिस्टरबेंस है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वो ये कहता है कि ये ऑलमोस्ट इक्वल है प्लैंक्स कांस्टेंट। तो प्लैंक्स कांस्टेंट तो एक कांस्टेंट वैल्यू है। इट मींस के दो अनसर्टेनिटीज, दो इनइक्वालिटीज आपस में मल्टीप्लाई होके एक कांस्टेंट नंबर डेवलप कर रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कांस्टेंट नंबर तो अपनी जगह पे कांस्टेंट रहेगा, तो ये आपस में चेंज करेंगी। अब ये आपस में कैसे चेंज करेंगी कि अगर मोमेंटम की अनसर्टेनिटी इंक्रीज कर जाएगी तो ऑटोमेटिकली पोजीशन की अनसर्टेनिटी या डिस्टर्बेंस डिक्रीज कर जाएगी। अगर मोमेंटम की अनसर्टेनिटी डिक्रीज कर जाएगी तो ऑटोमेटिकली डिस्टर्बेंस इन पोजीशन या अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इंक्रीज कर जाएगी। इसको एक आम सी कैलकुलेशन से भी हम समझ सकते हैं। मसलन हम ये कहते हैं कि कांस्टेंट नंबर 20 है, तो ये मल्टीप्लाई होके आया 5 और 4 से, तो 20 चेंज नहीं होगा, ये चेंज हो सकता है। तो इसमें ये हो सकता है कि हम कहते हैं कि 5 डिक्रीज करके 2 हो गया, तो ये ऑटोमेटिकली इंक्रीज करके 10 हो गया। ये हो ही नहीं सकता कि अब ये इंक्रीज ना करे। तो इट मींस कि अगर पोजीशन डिस्टर्ब होगी ज्यादा तो मोमेंटम कम डिस्टर्ब होगा, पोजीशन डिस्टर्ब होगी कम तो फिर मोमेंटम ज्यादा डिस्टर्ब होगा, किसका? इलेक्ट्रॉन। अभी तक यहाँ तक भी पूरी तरह से आपको ये बात अभी समझ नहीं आई होगी। अब इसको हम कंप्लीटली समझेंगे। वो कैसे कि हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक किसी रीजन में एक इलेक्ट्रॉन है। सपोज हम इसीलिए कर रहे हैं, वैसे तो हम इलेक्ट्रॉन को देख ही नहीं सकते। तो एक बॉक्स के अंदर, बड़े से बॉक्स के अंदर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है।
अब ये किस जगह पे है वो इसकी पोजीशन होगी। तो इसको देखने के लिए नेकेड आई से तो इसको देखा नहीं जा सकता, इसको देखने के लिए हम इसके ऊपर लाइट थ्रो करते हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स में तो लाइट फोटोन होती है, इट मींस कि हम इसके ऊपर फोटोन थ्रो करते हैं, तो ये फोटोन इसके साथ जाके टकराएगा। तो हम फोटोन थ्रो करते रहते हैं, थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि फोटोन एक जगह से, अभी सामने वॉल आई नहीं थी तो दरमियान में से कहीं से टकरा के साइड पे चला गया। इट मींस कि ये अंडरस्टूड हो गया कि अब ये इलेक्ट्रॉन से टकराया। तो जब ये इलेक्ट्रॉन से टकराया किसी जगह पे, तो अब इलेक्ट्रॉन उस जगह पे नहीं रहेगा, पोजीशन तो पता लग गई लेकिन वो पोजीशन चेंज कर जाएगा। तो फोटोन के टकराने से इलेक्ट्रॉन अपनी नई पोजीशन गोज इस जगह, और फोटोन इससे स्कैटर करके अपनी एनर्जी भी चेंज कर गया और किसी और तरफ चल पड़ा। तो अब ये अनसर्टेनिटी आ गई, डेल्टा एक्स इसकी पोजीशन, ये इसकी दो पोजीशंस आ गई, पहले यहाँ था कोलिजन करने से पहले और कोलिजन के बाद ये यहाँ पे आ गया। तो ये इसने अपनी पोजीशन को चेंज किया, तो चेंज इन पोजीशन, डिस्टर्बेंस इन पोजीशन, उसको हम डेल्टा एक्स। इसी तरह जितना मोमेंटम था इसका फोटोन का, वो उतना ही मोमेंटम चेंज करेगा इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम ये कहते हैं कि पहले से मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का p था, तो इसके टकराने के बाद ये हो जाएगा p प्लस डेल्टा। तो इट मींस के डेल्टा x चेंज इन पोजीशन आई और डेल्टा p चेंज इन मोमेंटम आई। तो डेल्टा x और डेल्टा p को हिजेनबर्ग ने कहा कि ये कांस्टेंट रहते हैं। अब ये कांस्टेंट रहते हैं तो इसका ताल्लुक किसके साथ हुआ? इसका ताल्लुक हुआ वेवलेंथ के साथ, कि वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी, इसको आपने अलग से लिख के देना, सेंस wavelength is proportional to delta x and momentum of photon is proportional to change in momentum or disturbance in momentum of electron. इसको इक्वेशन 1 कह दें और इसको इक्वेशन 2 कह दें। Multiplying both equations, lambda into p delta x into delta सेंस, एक इक्वेशन हमें पता है, h is equal to lambda by p, sorry, h is equal to lambda is equal to h over, ये इक्वेशन पहले से बन के आ गई। तो अब इसको ऊपर पुट कर दें, देयरफॉर गौर से देखें, लैम्डा की जगह h ओवर p इंटू p डेल्टा x इंटू डेल्टा, तो p से कैंसिल हो गया, डेल्टा x इंटू डेल्टा p इक्वल आ गया h के। तो ये इक्वेशन हमने प्रूव कर दी, यहाँ पे आपने भी प्रूव करके दे दी ये इक्वेशन। इसके साथ ही एक स्टेप और आपने करना है जो आगे न्यूमेरिकल्स वगैरह में भी इस्तेमाल होता है, as h over 2 pi is equal to h कट। तो अगर हम उसको 2 pi से डिवाइड कर दें इक्वेशन को, तो फिर ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन चेंज हो जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है ग्रेटर देन इक्वलिटी, ये साइन चेंज कर देता है। और इसको h over 2 pi को आपने p लिख दिया 2 pi, h over 2 pi को h काट के, फिर आखिर पे आपने ये लिखना है, सिमिलरली we have another uncertainty between delta E and delta T of an electron, वो भी सिमिलर है, ऑलमोस्ट इक्वल है किसके, h। तो यहाँ तक आप ये टॉपिक करेंगे तो ये आपको मुकम्मल मार्क्स इसके अंदर मिलेंगे। दोबारा इसको थोड़ा सा समझ लें कि डेल्टा x चेंज इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कब होगी, जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी इलेक्ट्रॉन आने वाले फोटोन की, वो उतनी पोजीशन डिस्टर्ब करेगा इलेक्ट्रॉन। अब जितनी ज्यादा वो पोजीशन डिस्टर्ब करेगा, जितनी उसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, उतना ही उसका मोमेंटम कम होगा, तो वो मोमेंटम कम डिस्टर्ब करेगा। अब आप ज्यादा मोमेंटम वाला फोटोन ले लें तो उसकी वेवलेंथ कम होगी,
उसकी वेवलेंथ कम होगी तो वो पोजीशन को कम डिस्टर्ब करेगा। तो इट मींस कि जब मोमेंटम ज्यादा होगा फोटोन का तो वो मोमेंटम को ज्यादा डिस्टर्ब करेगा, पोजीशन को कम। और जब आप वेवलेंथ ज्यादा ले लेंगे तो उसका मोमेंटम कम हो जाएगा। इट मींस कि ये सॉल्यूशन कभी भी आपको हासिल नहीं हो सकता कि आप दोनों चीजों को एक वक्त में इंक्रीज करें। अगर एक चीज इंक्रीज करेगी तो दूसरी लाजिम बात है डिक्रीज करेगी। दिस इज कॉल्ड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जिसकी ये बेसिक इक्वेशन है। थैंक यू वेरी मच।